प्लीज़ बुआ जी, प्लीज़ मुझ पर रहम करिए। मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं? मेरी कोई अपनी भी ज़िंदगी है, अपनी भी ख्वाहिश है। आप ऐसा तो मत करिए मेरे साथ। अच्छा, तो ये तुम्हें कल रात सोचना चाहिए था ना, जिस वक्त तुम मुंह काला करा रही थी। उस वक्त तो नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी शादी उस शख्स से हो जाए तो क्या होगा। तुम जैसी लड़की को इतना बड़ा आदमी अपनाने को तैयार है, इसी में तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। और हाँ, लड़की अब नाटक मत करो। वैसे भी अब ये सौदा हो चुका है और अब इस डील को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। पर मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। आप मुझे सामान क्यों समझ रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, प्लीज़। तू कुछ मत कर, तू सिर्फ शादी कर और निकल जा मेरे घर से। जब से आई है पनौती बन गई है। पहले अपने माँ बाप को खा गई और उसके बाद अब हमारी जिंदगी पर ग्रह गोचर बनकर ही घूम रही है तू। तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, तेरी इस खूबसूरती की वजह से। तो निकल जा बस। आज किसी भी हालत में ये शादी हो जानी चाहिए। कोई नाटक किया ना तो जान लेना, मुझसे बुरा तेरे लिए और कोई नहीं होगा। हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी जिसका नाम है सोल्ड टू डेविल बॉस। और इस कहानी में हमारे फीमेल लीड कैरेक्टर का नाम है श्रेजल सिन्हा, जो कि अभी मात्र 19 साल की लड़की है। और साथ ही हमारे मेल कैरेक्टर का नाम है अहान खुराना, जिसकी उम्र 27 साल हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या होने वाला है इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मासूम लड़की के साथ, जो कि अपने हाथ जोड़ करके अपने सामने खड़ी लगभग 45 साल की महिला से कुछ रिक्वेस्ट किए जा रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि श्रेजल ही थी, जो कि अपने सामने खड़ी बुआ से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो इस शादी को ना कराएं, क्योंकि उसे पता था कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो कैसा इंसान है। वहीं पूरे घर को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा था। श्रेजल जो अपनी बुआ जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ बुआ जी, मुझे ये शादी नहीं करनी। आप जानती हैं ना, आप मेरी शादी किससे करा रही हैं? वो अच्छे इंसान नहीं है। वहीं उसकी बुआ जी, जिसका नाम वंदना था, वो श्रेजल की बात सुनकर बहुत ही गुस्से में कहती है, ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम अपना मुंह काला करा रही थी कल। तुम्हें पता भी है तुम क्या करके आई हो, और इसके बाद अगर तुम्हें कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो इसमें तुम्हें उसे थैंक यू कहना चाहिए। अपने नखरे मत दिखाओ मुझे, समझ आई बात? श्रेजल जो फिर से रिक्वेस्ट करते हुए लगभग गिड़गिड़ाते हुए उनके सामने नीचे बैठ जाती है और उनसे कहती है, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो एक छोटी सी गलतफहमी थी। मैंने कुछ नहीं किया, उधर से ही ज़बरदस्ती हो रही थी बुआ। वहीं वंदना जी जो कहती हैं, अच्छा हाँ भाई, अब इतनी खूबसूरत हो तुम, भला की खूबसूरत हो तो ऑब्वियसली इतना तो होना तुम्हारे साथ नॉर्मल है ना। अब देखकर हो गए होंगे तुम्हारे बॉस तुम पर लट्टू, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। और अगर अब वो तुमसे शादी करना चाहते हैं तो चुपचाप से ये शादी कर लो। तुम्हें पता है ना उनसे शादी करने के लिए कितनी सारी लड़कियां मरी जाती हैं। ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, और अच्छा होगा कि ये हमारे सर से तुम्हारी जैसी पनौती भी निकल जाएगी। जब से पैदा हुई हो सिर्फ गलत ही तो हो रहा है। एक तो अपने माँ बाप को खा गई, ऊपर से हमारी जिंदगी में आकर हमारे सर पर ग्रह गोचर बनकर के घूम रही हो तुम। अब मुझे कोई नाटक नहीं सुनना है लड़की। चुपचाप से शांति से बैठकर अपना मेकअप कराओ, तैयार हो और दुल्हन बनो, और आराम से शादी को एक्सेप्ट कर लो, वरना जो हश्र तुम्हारा मैं करूंगी, याद है ना बचपन की मार। श्रेजल तो डरते हुए कहती है, प्लीज आप समझ नहीं रही हैं, वो अच्छे कैरेक्टर के इंसान नहीं है। बुआ जी जो कहती हैं, तुझसे तो अच्छे ही हैं वो, और हाँ अब ये डील फाइनल हो चुका है। तुझे पता है ना तुझे उन्हें देने में मुझे कितना प्रॉफिट है, और तुझे लगता है इसके बाद भी तेरे गिड़गिड़ाने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं,
अब तुझे इस घर से निकलना ही होगा। श्रेजल जो थक हार कर जमीन पर अपने हाथ को पटक कर रोने लगती है। वहीं बुआ जी बेदर्दी से वहां से चली जाती हैं, जैसे उन्हें श्रेजल के आंसू से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। थोड़ी देर में बाहर से वंदना जी कुछ ब्यूटिशियंस को अंदर भेज देती हैं, लेकिन श्रेजल अभी भी जमीन पर पड़े हुए रोए जा रही थी। उसे अपने सामने की जिंदगी साफ नजर आ रही थी। उसे दिख रहा था कि उसका फ्यूचर कितने बड़े डेंजरस में जा रहा है। वो सारे स्टाफ जो अंदर आकर कहते हैं, मैम आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? श्रेजल एक स्टाफ को जोर से गले लगाकर रोना शुरू कर देती है। वहीं पीछे से दरवाजा फिर खुल जाता है, जिससे श्रेजल एकदम से घबरा जाती है। वंदना जी फिर से श्रेजल को देखने आई थी कि वो इस वक्त क्या कर रही है। वहीं वंदना जी जो श्रेजल को देखकर कहती हैं, तुम आंसू बहाना बंद नहीं करोगी बेटा? मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें हमारी बहुत याद आएगी और हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम शादी ही नहीं करोगी। अब क्या जिंदगी भर तुम्हें अपने सर पर बिठाकर खिलाएं? वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाफ थी वो श्रेजल के ससुराल की तरफ से भेजी गई थी और इसी वजह से वंदना जी कोई नाटक नहीं करना चाहती थी। वो श्रेजल के पास आती हैं और उसे उसके कंधे से उठाकर कहती हैं, चलो अब तुरंत ही शादी का जोड़ा पहन लो, देखो कितना खूबसूरत लहंगा भेजा है तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे लिए। श्रेजल जो बेमन से खड़ी होती है और चुपचाप से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ देती है। वहीं वंदना जी उसे कॉर्नर में ले जाके कहती हैं, अगर इन लोगों से कुछ भी बकवास करने के बारे में सोचा भी ना तो याद रखना, ससुराल जाने से पहले तुम्हें गूंगी कर दूंगी मैं। श्रेजल जो एकदम से हदस हदस कर रोना शुरू कर देती है, तो वंदना जी फिर से अपने हाथ को उसके बाजू पर रखकर उसे कस के दबाते हुए कहती हैं, चुप हो जाओ, कितनी बार बोलो तुम्हें चुप हो जाओ। वह स्टाफ भी अब वंदना जी को देखने लगी थी। वहीं वंदना जी फिर से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए कहती हैं, बच्ची है ना, थोड़ा इमोशनल हो जाती है, इधर आओ बेटा। और ये बोल करके वो श्रेजल को जोर से गले लगाते हुए कहती हैं, देर मत करो, मुझे और भी बहुत काम है, तुम्हारा नाटक ही संभालने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर। अभी बाहर की अरेंजमेंट्स भी देखनी है और भी बहुत काम है मुझे। अब मैं आऊँ तो तुम तैयार मिलनी चाहिए मुझे, आई बात समझ में? श्रेजल जो अपना सिर धीरे से हाँ में हिला देती है और उस शादी के जोड़े को देखने लगती है। वो स्टाफ जो श्रेजल से बहुत ही प्यार से बात करते हुए कहती हैं, मैम आप अंदर जा करके पहले चेंज कर लीजिए, फिर हम आपका मेकअप स्टार्ट करते हैं। श्रेजल जो धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देती है और कहती है, जी जी मैं जाती हूँ। अभी भी उसकी आवाज़ लगातार कांपे जा रही थी। श्रेजल की मदद करते हुए वो स्टाफ जो श्रेजल के लिए लहंगे को अंदर ले जाती हैं। वहीं श्रेजल जो धीरे धीरे करके अपने लहंगे को पहनना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में वो शादी के जोड़े में आ चुकी थी, बस उसने अभी दुपट्टा नहीं लगाया था। उसके लहंगे का कलर उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा निखर कर सूट कर रहा था। उसके लहंगे का कलर जो कि डीप रेड था। ऊपर पूरे लहंगे को गोल्ड के कढ़ाइयों से सजाया गया था। जैसे ही श्रेजल अपने शादी का जोड़ा पहनकर बाहर आती है, सारे के सारे स्टाफ जो अपने आप से बुदबुदाते हुए कहती हैं, इन्हें तो मेकअप की ज़रूरत भी नहीं है। वहीं दूसरी लड़की जो कहती है, इतने बड़े शख्स की बीवी बनने जा रही हैं, अब ऐसे थोड़ी ना उन्हें पसंद आई होंगी ये। वहीं तीसरे स्टाफ भी कहती है, वैसे मैंने सुना है कि खुराना साहब का जो बिहेवियर है ना लड़कियों के साथ, वो बिल्कुल भी लड़कियों को सीरियस नहीं लेते, फिर अचानक से ये शादी का ड्रामा, पता नहीं अब ये क्या चक्कर है। वो चौथी स्टाफ जो उनमें से सबसे ज़्यादा सीनियर थी, वो उन तीनों को चुप कराते हुए कहती हैं, चुप हो जाओ तुम सब। और चारों के चारों श्रेजल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और उसके लहंगे को उठाकर उसे चलने में मदद करते हैं और ले आकर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा देते हैं। वहीं एक स्टाफ जो श्रेजल के चिन को धीरे से पकड़ते हुए कहती है, मैम आप तो बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी मेकअप की ज़रूरत है। श्रेजल जो धीरे से अपनी आंखों को उठाकर ऊपर देखती है और जैसे वो शीशे में देखती है, उसकी आंखें और ज़्यादा भर आती हैं। उसे अपनी माँ की बचपन की कही हुई कुछ बातें याद आने लगती हैं।
छत पे एक बार शेजल जो अपनी मॉम के साथ टहल रही थी कि तभी वो देखती है कि सामने से बारात जा रही है। शेजल जो अपनी मॉम से पूछती है, मॉम ये क्या चीज़ है? ये सब लोग इतना डांस करके इतना खुश क्यों हो रहे हैं? क्या ये लोग पार्टी कर रहे हैं? उसकी मॉम जैसे समझाती हैं, ये लोग शादी करने जा रहे हैं। इसमें से एक दूल्हा होगा जो कि अपनी दुल्हन को लेने जा रहा होगा। शेजल जो कहती है, दूल्हा दुल्हन क्या होता है माँ? उसकी मॉम जैसे समझाते हुए कहती हैं, दुल्हा वो होता है जो कि अपनी दुल्हन को बहुत प्यार करता है। शेजल जो कहती है, अच्छा तो सबकी शादियाँ होती हैं? शेजल की मॉम उसे समझाते हुए कहती हैं, सबकी शादियाँ होती हैं बेटा, मेरी भी तो शादी हुई ना आपके पापा से। शेजल जो कहती है, तो मतलब मेरी भी शादी होगी? शेजल की मॉम हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी। आपको भी आपका प्रिंस ज़रूर लेने आएगा। शेजल जो कहती है, वो बहुत ही सुंदर होगा ना। शेजल की मासूमियत देखकर उसकी मॉम उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बहुत सुंदर होगा, बिल्कुल मेरी प्यारी प्रिंसेस की तरह। और साथ में वो बहुत स्ट्रांग भी होगा, जो कि आपको पूरी दुनिया की नज़रों से बचा कर रखेगा। शेजल जो कहती है, और मैं क्या पहनूंगी शादी के दिन? शेजल की मॉम जो कहती हैं, अब ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी इतनी जल्दी तुम्हारी शादी नहीं होगी, पहले तुम्हें कुछ बन जाना है, उसके बाद शादी करना। शेजल जो कहती है, ओके मम्मा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और जल्दी से कुछ बन करके अच्छी और हैंडसम लड़के से शादी करूँगी। उसकी मॉम जो हंसते हुए कहती हैं, हाँ बिल्कुल। ये सारी बातें याद करके शेजल की आंखों से आंसू उसके गालों पर गिरने लगता है, जिसको स्टाफ पूछते हुए कहती हैं, मैम आप ठीक तो हैं, हम मेकअप शुरू करें? शेजल जो धीरे से कहती है, हाँ हाँ करिए। और ये बोलकर वो अपनी थूक गटक लेती है और वो अपने मन में ही कहती है, क्या इस दिन के लिए मैं इतना खुश हो रही थी? क्या यही था वो दिन जिसके बारे में मैं मॉम से पूछकर इतनी एक्साइटेड हो रही थी? इस दिन के लिए मैंने बचपन से कितने सपने सजाए थे। क्या यही दिन देना था भगवान को मुझे? वही वो मेकअप आर्टिस्ट कहती हैं, मैम अगर आप इसी तरह से रोती रहेंगी तो फिर हम मेकअप नहीं कर पाएंगे, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। और आप क्यों दुखी हैं मैम? उसमें से एक स्टाफ जो ये पूछती है तो शेजल उसकी तरफ देखकर कहती है, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो बस वो बुआ जी की याद आई कि इस बारे में सोच सोच कर रो रही हूँ। शेजल के चेहरे पर उसका झूठ साफ नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर पूरी तरह से डर नजर आने लगा था। जैसे ही उस स्टाफ ने उसके बारे में पूछा और उसके रोने की वजह पूछी तो वो स्टाफ भी समझ जाती हैं कि शेजल मैम कुछ तो छुपा रही हैं, लेकिन वो ज़्यादा इस बारे में तहकीकात नहीं करना चाहती थी। वो फिर से उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, आई होप सो मैम, अब आप नहीं रोएंगी, वरना फिर से मेकअप में प्रॉब्लम आ जाएगी और देर भी हो रहा है ना। शेजल जो कहती हैं, जी मैं ध्यान रखूँगी। और ये बोल कर कि वो सामने की तरफ देखने लगती है। वहीं अब उसका मेकअप होना शुरू हो जाता है। उसके लिए उसके ससुराल की तरफ से बहुत सारी ज्वेलरीज भी आई थी, जिसे शेजल देखकर एकदम से अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेती है। बचपन में वो अपनी मॉम के इसी तरह की ज्वेलरीज को पहन पहन कर बहुत ही खुश हुआ करती थी, और आज जब उसके लिए ही ये ज्वेलरीज आई हैं तो उसे इसे बिल्कुल भी पहनने का मन नहीं कर रहा था। आज शेजल को ये गले का हार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि वो उसे देख देख कर और ज़्यादा डरने लगती है। ये गले का हार उसे अपने गले की जंजीर नजर आ रही थी। आने वाले वक्त में वो दूसरों के द्वारा कंट्रोल की जाएगी, यही सब सोच सोच करके उसका दिल बहुत ज़ोरों से घबरा रहा था। अब उसका पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका था और फिर स्टाफ उसे ज्वेलरीज पहनाना शुरू करते हैं। सर पर मान टीका लगाते हुए माथे पर एक प्यारी सी बिंदी लगा देती हैं। कानों में बड़े बड़े झुमके जो कि डायमंड और गोल्ड के थे। साथ में बड़े बड़े 3 हार भी थे। जैसे स्टाफ उसे उठाकर शेजल को पहनाने वाली होती हैं कि तभी बाहर से कोई अंदर आता है। दिखने में वो लगभग 24 साल की लड़की थी, जो कि काफी मॉडर्न ड्रेस पहन रखी थी। वो तुरंत ही ड्रेसिंग टेबल के सामने आ जाती है और शीशे से शेजल को देखते हुए कहती है, आहा क्या जच रही हो आज तुम। और ये बोलकर कि वो सारे स्टाफ से कहती है,
अब आप लोग का काम खत्म हो चुका है ना, तो आप लोग जाइए, बाकी के बचे काम को मैं देख लूंगी। सारे स्टाफ अपना सर हाँ हिलाते हुए कहती हैं, ओके मैम, हम जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बुआ की लड़की सुहाना थी, जिससे हमेशा श्रीजल की कंपटीशन रहता था। वैसे तो श्रीजल को उससे खास लेना देना नहीं होता था, लेकिन सुहाना जो उसकी खूबसूरती और उसके टैलेंट्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा जला भुना करती थी। श्रीजल के टेबल को एकदम से अपनी तरफ घुमा देती है और उसके सामने आकर एक स्टूल पर बैठते हुए कहती है, तो मैडम, आज तो आप बहुत खुश होंगी ना, दिल में लड्डू फूट रहे होंगे आपके। और वैसे भी तुम्हारे जैसे कैरेक्टर की लड़की को चाहिए क्या होता है, सिर्फ एक अमीर लड़का और कुछ नहीं। सुहाना जो आगे कहती है, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है, वो तुमसे कितने साल बड़े हैं, 8 साल बड़े हैं वो तुमसे। और क्या तुम जानती हो उनकी अय्याशियों के बारे में? खैर हाँ, वो तो तुम जानती होगी, कल उनकी अय्याशी का शिकार बनी थी ना तुम। श्रीजल जो चौंकते हुए अपनी नजरें उठाकर सुहाना को शीशे से देखते हुए कहती है, तो इसका मतलब कि तुम सब जानती हो? अगर तुम सब जानती हो तो फिर तुमने ये शादी कैसे होने दी? तुमने मना क्यों नहीं किया बुआ जी को? तुम तो मेरी बहन हो ना। जैसे ही उसने इतना बोला था, सुहाना के चेहरे पर तुरंत ही एक तीखी मुस्कान तैर जाती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा नजर आने लगा था और वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, बहन? अच्छा, मैं तुम्हें बहन नहीं, अपनी जिंदगी का श्राप मानती हूँ। जिस दिन तुम इस घर में आई हो ना, तब से मेरी जिंदगी तुमने जहन्नुम बना दी है। तुम्हें पता है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस की वजह से मुझे हमेशा सिर्फ इंसल्ट ही मिली है। जब से तुम मेरे साथ रहना शुरू की हो ना, सारे लोग सिर्फ मुझे ताने ही मारते हैं और तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मुझे हर जगह ये एहसास मिलता है कि तुम हर चीज़ में अच्छी और मैं हर चीज़ में बेकार हूँ। तुम्हारे साथ मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की और मैं दुनिया की सबसे घटिया लड़की हूँ। श्रीजल जो उसे कहती है, पर मैंने ऐसा क्या कर दिया और इतनी नफरत क्यों है आपको मुझसे? श्रीजल की आवाज़ में एक हल्की कपकपी थी और साथ ही वो मासूमियत भरी आवाज़ में ये सुहाना से पूछती है, मगर सुहाना को ना तो श्रीजल के इमोशन से कोई लेना देना था और ना ही श्रीजल की बातों से। वो आगे श्रीजल का जवाब देते हुए कहती है, क्या किया है तुमने? अरे क्या नहीं किया है ये पूछो मुझसे। स्कूल में जब हम साथ पढ़ते थे, तुम्हें पता है सब मुझसे यही पूछते थे कि तुम्हारी बहन है ये। और जब मैं सबको बोलती थी कि हाँ तुम मेरी बहन हो, तो वो लोग मुझे चिढ़ाते थे कि तुम्हारी बहन इतनी सुंदर है और तुम इतनी सुंदर क्यों नहीं हो, तुम क्यों नहीं हो उसकी तरह अच्छी। तुम्हें पता है मेरी भी फ्रेंड सिर्फ तुमसे बात करना चाहती थी और मुझसे दूर भागती थी। जब तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते थे तो मुझे प्रिंसिपल टीचर हमेशा तुम्हारे बारे में सुनाया करते थे कि देखो वो लड़की कितनी अच्छी है, तुमसे छोटी होने के बाद भी वो कितना अच्छे से पढ़ती है। और एक तुम हो, तुमने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मुझे जलील करवाया है। डैड भी मुझे तुम्हारे बारे में ही हमेशा ताने देते थे कि वो लड़की जो कि बिन माँ बाप के है, वो इतना अच्छे से पढ़ाई करती है, हर एक चीज़ में टैलेंटेड है। और एक तुम हो, अरे बड़े होने के बाद भी तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। शादी के लिए लड़के मुझे देखने आते थे लेकिन पसंद तुम्हें करके चले जाते थे। जिसे मैं पसंद करती थी उसे भी सिर्फ तुम ही पसंद आई। श्रीजल जो कहती है, मैं पसंद आई मतलब? सुहाना जो कहती है, हाँ तुमने छीन लिया उसे मुझसे, तुमने मुझसे छीन लिया उसे जिसे मैं पसंद करती थी। श्रीजल जो कहती है, कौन है वो जिसे मैंने छीन लिया तुमसे? सुहाना जो कहती है, वही जिससे आज तुम्हारी शादी हो रही है। तुम्हें पता है जब से मेरे बॉस ने तुम्हें देखा था ना मेरे साथ, उन्हें पता चला कि तुम मेरी बहन हो, तब से लेकर वो मुझे हमेशा कुछ ज़्यादा ही भाव देने लगे थे। मुझे लगा था कि शायद वो मुझे पसंद करते हैं या मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मुझे सच कहाँ पता था और मैं उन्हें सीरियस लेने लगी थी। और एट लास्ट पता है क्या हुआ? वही जो हमेशा की तरह होता था, वो ऑफिस तुम्हें ज्वाइन करने के लिए कहे। मुझे लगा कि बस यूं ही बोल रहे हैं,
मैं उनके इरादों को समझ नहीं पाई थी। मुझे लगा था शायद वो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए बोल रहे होंगे, या शायद वो तुम मेरी बहन हो इसलिए ये बोल रहे होंगे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि जिस लड़की को बिना डिग्री के जॉब मिल रही है वो ऑब्वियसली कंपनी के बॉस की कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही लगती होगी, और अगर नहीं लगती होगी तो ज़रूर कंपनी के बॉस को वो पसंद आ चुकी होगी। वो लड़की नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती जिसे ना तो डिग्री और ना ही इंटरव्यू क्रैक करना पड़ा। कंपनी में तो तुम्हें बस यूं ही जॉब मिल गई थी। श्रेजल जो कहती है, पर मैंने इंटरव्यू देने के लिए कहा था। सुहाना जो उसके सामने आकर बैठते हुए कहती है, और उन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था क्या? और ये बोलकर कि वो उसके चेहरे को जोर से पकड़ते हुए कहती है, नहीं लिया था ना। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उनके बॉस की नज़र तुम पर थी। श्रेजल जिसकी आंखों में इस वक्त रिग्रेट नजर आ रहा था, और वो सुहाना के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, अगर मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है तो आई एम रियली सॉरी सुहाना, पर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और अगर तुम उन्हें पसंद करती हो ना तो आई प्रॉमिस मैं ये शादी नहीं करूँगी। मुझे नहीं करनी है शादी। मैं बुआ जी से बात कर लेती हूँ और तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता देती हूँ। वो इस शादी को तुड़वा देंगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। श्रेजल जो अभी भी अपनी बहन सुहाना के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सुहाना कितनी बुरी लड़की है। सुहाना जो स्टूल से खड़े होते हुए श्रेजल को देखकर फिर से एक विनिंग स्माइल पास करते हुए कहती है, मॉम को सब पता है। श्रेजल जैसे ये सुनती है वो एकदम से अपने लहंगे को पकड़कर खड़े होते हुए कहती है, व्हाट? सब पता है? फिर ये शादी क्यों? वो क्यों करवा रही है शादी? तुम्हारी जिंदगी को वो क्यों बर्बाद करवा रही है? सुहाना जो कहती है, कल सुबह तुमने उन्हें रिजेक्ट किया था ना, याद है तुम्हें? श्रेजल की आंखों के सामने कल की बातें चलने लगती हैं। उसके अपने ही कंपनी के बॉस जो उसे केबिन के अंदर बुलाते हैं और उसे प्रमोशन देने के बहाने उससे कुछ फेवर भी मांगते हैं, अगर श्रेजल पूरे स्ट्रिक्ट लहजे में उन्हें मना कर देती है। सुहाना जो उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, ओ मैडम कहाँ खो गई? सुहाना जो आगे से कहती है, तो जिस तरह से आपने उनके साथ रात बिताने के लिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया ना, बस उनका दिमाग घूम गया और इसीलिए उन्होंने तुम्हें खरीदने का डिसाइड कर लिया। तुम्हें पता है ना बिजनेसमैन कितने पावरफुल होते हैं, और जिसके पास पैसे हों उसके पावर के बारे में तो तुम्हें अंदाज़ा हो ही जाएगा बहुत जल्द। श्रेजल जो कहती है, मतलब बुआ जी को भी पता है कि कल रात जो भी कुछ हुआ था वो मैंने नहीं किया था, वो उनकी साजिश थी मुझे फंसाने के लिए, उन्होंने ये सब कुछ किया था। सुहाना जो कहती है, हाँ भाई सब पता है, मुझे भी पता है, मॉम को भी पता है, इवन दो मेरे डैड को भी पता है। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, पैसों की ताकत। जब पैसे बोलते हैं ना तो इंसान कुछ भी नहीं बोल पाता। और हाँ, तुम्हारे सरप्राइज के लिए मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। ये आइडिया भी ना उन्हीं का था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे तुम इस शादी के लिए मना ही ना कर पाओ। अब देखो ना कितनी बुरी आकर के फंसी हो तुम। वैसे भी तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच सोच करके तो मुझे भी तुम पर तरस आ रही है। हाँ, मैं उन्हें पसंद करती थी, लेकिन मेरी बात कुछ और थी। तुम्हारे जैसे इनोसेंट इमोशनल लड़की के लिए वो शख्स बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मैं तो भगवान से शुक्रिया अदा ही करना चाहूँगी कि वो तुम्हें चूज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि उनके लिए लड़कियां सिर्फ टॉयज़ की तरह होती हैं। जितना दिन उन्हें मन करता है खेलने का वो खेलते हैं, उसके बाद फिर उसे कहीं कबाड़ में फेंक देते हैं। और फिर मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर थोड़ी टेंशन भी हो रही है कि तुम किस कबाड़ में फेंकी जाओगी श्रेजल। और जब वो तुम्हें यूज़ करके फेंक देंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि तुम्हें तो मॉम इस घर में अब जगह देने वाली नहीं है। खैर, अब तो तुम सुंदर हो, अपनी सुंदरता का यूज़ करके तुम किसी और को फंसा लेना, ओके? श्रेजल एकदम से गुस्साते हुए कहती है, नहीं, मैं इस तरह नहीं जी सकती, मैं कोई सामान नहीं हूँ। कि तभी सुहाना उसके सामने आती है और उसके गालों को जोर से पकड़ते हुए कहती है, चुपचाप रहो और यहाँ बैठो। और ये बोल करके उसे धक्का दे करके उसके पीछे रखे स्टूल पर बैठाते हुए कहती है, देखो कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ज्वेलरी भेजी गई है तुम्हारे ससुराल से, इससे पहनकर देखो कितनी खूबसूरत लगोगी तुम।
और ये बोल करके वो उसको आए हुए उसके ससुराल से हार पहनाना शुरू कर देती है और वो श्रीजल के कंधे पर अपने हाथ को टिकाते हुए कहती है, चुपचाप ये शादी कर लो, वरना उस वीडियो क्लिप के बारे में जानती हो ना तुम, जो कल रात की रिकॉर्ड हुई थी। श्रीजल जो अपने आंखों को धीरे से उठाकर फिर से सुहाना को देखती है, उसकी आंखें जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। सुहाना जो उसकी आंखों के पास अपने हाथ को लाते हुए कहती है, तुम इतनी खूबसूरत हो कि रोते हुए भी बहुत प्यारी लग रही हो। आज पहली बार तुम्हारे खूबसूरत होने पर मुझे खुशी मिल रही है। खैर, एक बहन होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूंगी कि चुपचाप से ये शादी कर लो, वरना उस वीडियो क्लिप को वो बहुत बुरी तरह से सोशल मीडिया पर फैला देंगे और उसके बाद तुम कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। समझ आ रही ना तुम्हें बात? और ये बोल करके वो उसको पूरी तरह से रेडी करते हुए उसके सर पर दुपट्टा रखते हुए कहती है, चलो तो मेरी प्यारी सुंदर बहना तैयार हो चुकी हैं अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। अब देखो ये बर्बादी तुम्हें कहाँ ले जाती है। खैर, अब मैं चलती हूँ, बाहर की प्रिपरेशन भी तो देखनी है ना मुझे। अब इतनी बड़ी रकम दी है उन्होंने, तो भला उनके स्वागत में कोई कमी तो नहीं होनी चाहिए। और ये बोल करके वो हंसते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। श्रीजल जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आगे। अब वो वहीं सुहाना जैसे ही नीचे आती है, वंदना जी तुरंत ही हॉल में उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, ऊपर क्या करने गई थी तुम? हाँ? सुहाना जो कहती है, आप इस तरह से सस्पेक्ट की तरह मुझे क्यों देख रही हैं? मैंने कोई कांड थोड़ी ना किया है। आपको क्या लगता है मैं उसके जेवर चुराने गई थी? वंदना जी जो कहती हैं, फालतू बकवास मत करो, बताओ तुमने उससे क्या कहा है? सुहाना जो कहती है, उसे उसकी औकात याद दिलाकर आ रही थी और साथ में उसके फ्यूचर के बारे में भी थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन बता दी। अब बेचारी रोए जा रही है। कितना मज़ा आ रहा है मुझे इस तरह से देख करके। वंदना जी जो उसको साइड से हक करते हुए कहती हैं, मुझे भी। मेरी बेटी को हमेशा उसके सामने सब ने ऊपर रखा था, आज उसे पता चलेगा कि उसकी जगह कहाँ पर है। सुहाना जो कहती है, खैर मॉम, अब बस भी करें ना, डेकोरेशंस और कितने करवाएंगे आप? वंदना जी जो कहती हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका मूड ज़रा सा भी आकर यहाँ पर ख़राब हो। इसी वजह से इतने बड़े घराने से हैं वो, हमारे जैसे छोटे घर को उन्होंने चूज़ किया है, तो कम से कम उनकी इज्जत और उनकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं आनी चाहिए ना। तुम जाकर के ज़रा खाने पीने का सामान देख लो, सब ठीक तो है। और ये कहाँ गए? तुम्हारे डैड भी ना, उन्हें तो जैसे शादी से कोई लेना देना ही नहीं है। सुहाना जो वंदना जी से कहती है, आपको पता नहीं है मॉम, लेकिन श्रीजल की तरह वो भी थोड़ा बहुत सैड से लग रहा है मुझे। वंदना जी जो कहती हैं, हाँ, उनके सर पर भी तो इंसानियत का भूत सवार रहता है ना, इसीलिए शायद। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर जगह लाइट्स, फ्लावर से डेकोरेशन की जा रही थी। मंडप में पंडित भी आकर के बैठ करके सारे सामग्री वगैरह तैयार करना शुरू कर चुके थे। आज यहाँ पर किसी को भी लेट नहीं करना था, क्योंकि सबको पता था कि जिसकी आज शादी है, अगर उसकी शादी में कोई भी अनहोनी या गड़बड़ हुई तो बस यहाँ पर तांडव मच जाएगा। वहीं वंदना जी जो अपने हस्बैंड को बुलाते हुए कहती हैं, अरे आप क्या कर रहे हैं और यहाँ क्यों आकर के बैठे हुए हैं? भगवान के सामने बैठने से सारी तैयारी थोड़ी ना भगवान करने वाले हैं, काम तो हमें खुद करना होगा ना। वहीं उनके हस्बैंड राघव जी जो कहते हैं, जो भी हो रहा है मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं श्रीजल उनके साथ कभी खुश भी रह पाएगी या नहीं। हम सब उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं वंदना जी उन्हें समझाते हुए कहती हैं, अरे वो खुश रहेगी भाई, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है। इतने बड़े घराने में उसकी शादी हो रही है और आप भी अब मुझे ही दोष देंगे? अपनी बेटी का रिश्ता छोड़ करके मैंने उसकी शादी उससे करवाई है, मैंने उसकी शादी के लिए इतना बड़ा घर चुना है। वहीं राघव जी वंदना जी को देखकर कहते हैं, आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे आपने खुद इस रिश्ते को चुना हो। आपको पता है और हमें भी पता है कि वो रिश्ता खुद चल कर के आया है और उन्होंने ही हमारी श्रीजल को चुना है, ना कि हमारी सुहाना को। वंदना जी जो कहती हैं, जो भी हो रहा है सब भगवान ने ही निर्णय ले रखा है, अब उनके निर्णय पर आप और हम कौन होते हैं पछताने वाले। वैसे भी अब आप उन्हें मना तो कर नहीं सकते, उन्होंने पैसे देकर के हमारी बोलती बंद कर दी है, हमारा सारा कर्जा चुका दिया है। अब इसके आगे आप क्या कहना चाहते हैं? फिर से वो घटिया जिंदगी हम नहीं जीना चाहते।
अगर हमारे पास अच्छी मोटी रकम रहेगी तो हम अपनी बेटी की भी ज़िंदगी को तो संवार सकते हैं। आप उसके बारे में भी तो सोचिए। आपको सिर्फ सृजल की ही परवाह क्यों रहती है? उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसे इतने बड़े घर में शादी करने का मौका मिल रहा है, और अब इससे ज़्यादा आपको भगवान से उसके लिए कुछ और मांगने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने जितना उसे दिया है उतना बहुत है। अब आप चलिए थोड़ा मदद तो करवाइए, सारा काम मैं अकेले करूं? राघव जी जो भगवान के सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, वो बच्ची बहुत मासूम है, ये आप भी जानते हैं भगवान। प्लीज़ उसकी मदद करिएगा, उसे हर बुरी नज़र से बचाइएगा और उसकी ज़िंदगी में अब और कष्ट मत दीजिएगा। पहले से ही वो बच्ची बहुत कुछ झेली है। वंदना जी जो राघव जी की बात सुनकर अपनी साड़ी को अपने हाथों में फोल्ड करते हुए कहती हैं, दिख रहा है मुझे, बहुत तारीफ हो रही है अपनी बच्ची की, बहुत मासूम है वो। हम तो राक्षसों के खानदान से आए हैं ना, हम तो बहुत बुरे हैं। आज वो अगर मासूम है, सीधी है और बाकी लड़कियों से अच्छी है तो सिर्फ मेरी वजह से। मैंने उसे इतना डांट मार कर रखा है, इस वजह से वो बिगड़ी नहीं। राघव जी खड़े होते हुए कहते हैं, तो थोड़ा ध्यान आप अपनी बेटी पर भी लगा देती ना, तो शायद आपकी बेटी के लिए भी आपको इस तरह रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वंदना जी जो कहती हैं, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, जैसे उसकी सूरत अच्छी है ना। बिल्कुल, अगर हमारी सुहाना की भी सूरत अच्छी होती तो बस फिर क्या ही बात होती। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि आजकल लड़कों को सीरत से ज़्यादा सूरत पसंद आती है। हाँ, अगर हम पैसे देकर के किसी अच्छे लड़के को शादी के लिए मना लेंगे तो सुहाना की भी ज़िंदगी बन जाएगी। अब आप उसके लिए परेशान मत होइए, चलिए पहले मेरी मदद करवाइए, बारात कभी भी आती होगी। और हाँ, ज़रा आप फ़ोन करके तो पता लगाइए, उनके असिस्टेंट से बात करिए कि कहाँ पर पहुँचे हैं वो लोग, ताकि हम लोग कुछ नाश्ता पानी का व्यवस्था कर पाएँ। राघव जी जो कहते हैं, पूछते हैं हम। कई बार कॉल लगाने के बाद भी उनके असिस्टेंट कॉल नहीं उठा रहे थे। वंदना जी जो घबराते हुए कहती हैं, हे भगवान, क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? सुहाना भी उन्हीं लोग की तरफ आ जाती है और कहती है, बारात कब तक आएगी? 9 बजने वाले हैं मॉम। वंदना जी जो कहती हैं, पता नहीं आखिर इतना देर क्यों हो रहा है, क्या हुआ राघव जी, बात हुई आपकी उनसे? राघव जो कहते हैं, बात तो नहीं हो पा रही है, लगता है वो लोग शायद आवाज़ की वजह से हमारा फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को थोड़ा देर और इसी तरह से वेट करना चाहिए, थोड़ी देर बाद आती होगी बारात। वंदना जी जो कहती हैं, नहीं हो तो मैं पिंटू को भेज करके पता लगवा देती हूँ। पिंटू जो उनके घर में काम किया करता था। राघव जी जो कहते हैं, हाँ मैं बोलता हूँ पिंटू से, बाकी आप देखिए सब कुछ ठीक ठाक से है ना। सुहाना भी परेशान होते हुए कहती है, एक तो ये गाउन ओवर रेटेड गाउन है, एक तो वैसे भी इतना ओवर वेटेड गाउन पहन रखा है मैंने, कितना हैवी है ये, अब इसे पहनकर कब तक ऐसे घूमूंगी। वहीं वंदना जी जो कहती हैं, अच्छा है बारात आने में देर हो रही है, तुम जाकर के थोड़ा और अच्छे से मेकअप वगैरह करवा लो, हो सकता है उनके घर में ही किसी को पसंद आ जाओ तुम। सुहाना जो अपनी मॉम से इस तरह की बातें सुनकर कहती है, आपको अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं हो पाया है। माना कि मैं उतनी सुंदर नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि आपको हर वक्त बस मेरे रिश्तों के बारे में बात करनी होती है। आप भी कम नहीं है, हमेशा सृजल को मुझसे ऊपर आप भी रखती थी मॉम। हमेशा आप मुझे एहसास दिलाती थी कि वो ज़्यादा सुंदर है, मैं नहीं। उसके लिए शादी को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरे लिए मुझे सुंदर बनकर रहना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा, इसलिए ताकि मुझे कोई लड़का पसंद कर सके। और ये बोलकर वो पूरी तरह गुस्साते हुए अपने रूम की तरफ भाग जाती है। वंदना जी जो उसे रोकते हुए कहती हैं, मेरा वो मतलब नहीं था बेटा, सुहाना बात सुनो मेरी। वंदना जी जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, जब से ये लड़की आई है ना मेरे घर में, तब से ही सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है। तब से ही मेरी बेटी को यह एहसास होने लगा कि वो इस समाज में कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाएगी। भगवान करे वो लड़की जहन्नुम में जाए। इतना तकलीफ हो उसको, इतना तकलीफ हो कि तभी पीछे से राघव जी तुरंत ही वंदना जी को रोकते हुए कहते हैं, खबरदार जो आपने इसके आगे कोई लफ्ज़ भी बोला तो। और वैसे भी भगवान किसी ऐसे इंसान की नहीं सुनते जो सिर्फ दूसरों के साथ बुरा ही करता आ रहा हो। भगवान को खुद पता होता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। हम कौन होते हैं उन्हें बताने वाले, कि उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम में हमें भेजना है, उनकी ज़िंदगी को स्वर्ग में हमें भेजना है। आप जैसों की तो भगवान स्पेशली नहीं सुनेंगे। आप जा करके अपना काम देखिए वंदना जी। वंदना जी चुपचाप वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी नफरत भरी हुई थी।
वहीं लगभग आधे घंटे और बीत जाते हैं। अब सबको काफी ज्यादा परेशानी होना शुरू हो गया था। सारे आए हुए गेस्ट भी लगातार यही पूछे जा रहे थे कि आखिर कब तक आएगी बारात। वहीं सुहाना भी बाहर के माहौल को देखकर थोड़ा खुश होते हुए कहती है, वाह, तो मैडम जी की बारात आने में भी कितना ड्रामा चल रहा है। इसकी तो पूरी जिंदगी ही ड्रामा से भरी हुई है और वो इस मौके को कैसे छोड़ सकती थी। वो तुरंत ही अपने रूम से बाहर आती है और अपनी मॉम को ढूंढते हुए उनके पीछे जाते हुए कहती है, मॉम मॉम सुनिए ना। वंदना जी जो कहती हैं, क्या है, मैं गेस्ट से बात कर रही, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अरे कम से कम सुनाई नहीं दे रहा तो दिखाई तो देना चाहिए ना। सुहाना जो उनके हाथ पकड़ते हुए उन्हें खींचते हुए लाती हुई कहती है, सोचिए अगर सेजल की बारात आज आएगी ही नहीं तो कितना मजा आएगा ना। वो बेचारी अभी अपना आस लगा कर के बैठी हुई है कि वो इस घर से चली जाएगी, लेकिन जिस लड़की का बारात नहीं आता, आपको पता है ना समाज उसे कितनी बुरी तरह से ट्रीट करता है। वंदना जी जो तुरंत ही सुहाना के हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहती है, ऐसी फालतू बकवास मेरे सामने कर मत देना। तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम क्या बकवास कर रही हो? सुहाना जो कहती है, पर मॉम हुआ क्या है और मेरा हाथ तो दबाना छोड़िए आप। वंदना जी जो कहती हैं, तुम्हें पता है हमारे पूरे पैसे का सिर्फ अभी हमें 10% ही मिला है, बाकी के पैसे हमें शादी के बाद मिलेंगे। और इतना जितना खर्चा किया है ना मैंने, सिर्फ इसी वजह से किया है कि 45 करोड़ हमारे हाथ में आने वाला है। सुहाना जो कहती है, मतलब अभी तक पैसे हमारे हाथ में आए नहीं हैं? वंदना जी जो कहती हैं, नहीं, इसीलिए तो इतना शान शौकत दिखा रही हूँ मैं, वरना उस पनौती की शादी तो मैं मंदिर में करवा देती। सुहाना जो कहती है, ओह अच्छा ठीक है, फिर मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से उसकी बारात आए और उसे बर्बाद करके यहाँ से ले जाए। फिर वो अपने गाउन को उठाते हुए अंदर की तरफ आ जाती है। वो सेजल के रूम को अचानक ही खोल देती है। वहीं सेजल जो खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं जो उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और वो लगातार रोए जा रही थी। वहीं वो जैसे ही अपने आंसुओं को पोंछने के लिए टिश्यू को उठाती ही है ना कि तभी सुहाना जो टिश्यू लेते हुए उसके चेहरे पर रखते हुए उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, क्या कर रही हो माय स्वीट सिस्टर, तुम्हारे मेकअप खराब हो जाएंगे ना। और ऐसे भला बारात के वक्त भी कोई रोता है? तुम्हें रोना चाहिए मगर विदाई के वक्त, अभी तुम्हारी विदाई थोड़ी ना हो रही है। हाँ, सेजल जो उसके हाथ को पकड़कर कहती है, अपनी सिंपैथी मुझे मत दिखाओ, जाओ यहाँ से। सुहाना जो हंसते हुए कहती है, तुम्हें कौन सिंपैथी दिखाएगा, सिंपैथी के लायक भी हो तुम। वैसे मैं तो तुम्हें ये इन्फॉर्म करने आई थी कि तुम्हें पता है बाहर क्या हो रहा है। सारे गेस्ट पूछ रहे हैं बारात कब आएगी, बारात कब आएगी, बारात कब आएगी। कुछ लोग तो ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें दुल्हन पसंद ना आ रही हो और इसीलिए वो बारात लाए ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आज तुम्हारी बारात आए ही नहीं और तुम इसी तरह से सज संवर कर बैठी रहो। फिर क्या होगा तुम्हारा, क्या करोगी तुम और कैसे सबको, सारे समाज को फेस करोगी। सेजल जो कहती है, मुझे समाज की परवाह नहीं है और मेरे साथ जो भी होगा भगवान अच्छा ही करेंगे। सुहाना जो कहती है, हाँ भाई, तुमने इतने अच्छे अच्छे कर्म जो किए हैं इसलिए भगवान तो तुम्हारा साथ देंगे ही, बाकी विलन तो हम ही है ना तुम्हारी जिंदगी के। सेजल जो इस बात पर कुछ नहीं कहती और फिर से खिड़की की तरफ देखने लगती है। वहीं सुहाना उसके सामने आकर बैठते हुए कहती है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी शादी भी हो पाएगी। वैसे मुझे लगा था कि लगभग 1-2 महीने तक उनका इंटरेस्ट तुम में बना रहेगा, उसके बाद शायद वो तुम्हें किसी कूड़े करकट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी वो इंटरेस्ट लूज कर देंगे। अभी तक तो एक भी बार उन्होंने तुम्हें यूज भी नहीं किया ना, है ना। सेजल जो तुरंत ही अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। सुहाना जो उसके चिन को उठाकर कहती है, अरे अरे शर्माओ नहीं, अब तो तुम उनकी टॉय बनने ही वाली हो। वैसे तुम्हें तो इन सब का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा ना, तुम तो बिल्कुल प्योर हो अभी। सेजल जो फिर से अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। सुहाना जो थोड़ा हंसते हुए कहती है, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सोच कर अब मुझे अभी से इतना मज़ा आ रहा है। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तब भी तुम फंसोगी और अगर हो गई तब तो बुरा ही फंसोगी। वैसे मैं तुम्हें एक सजेशन दूँ, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होती और मुझे पता होता कि मेरी आने वाली ज़िंदगी इतनी बुरी होने वाली है ना, तो मैं तो शायद कोई गलत कदम उठा लेती। पता नहीं तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, बचपन से इतना कुछ झेल रही हूँ मगर कभी भी ये तुम्हारे दिमाग में आया क्यों नहीं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ही कर लेना चाहिए। और ये बोलते हुए वो तिरछी नज़र से लगातार सेजल को ही देखे जा रही थी और उसके बदलते एक्सप्रेशन को भी।
श्रीजल की आंखों में भी न जाने क्यों लेकिन अलग सी चमक आ जाती है। सुहाना को भी अब समझ आ चुका था कि उसका गेम अब काम करना शुरू कर चुका है और वो तुरंत ही खड़े होते हुए श्रीजल के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हिम्मत देते हुए कहती है, चलो इसी तरह से इंतजार करो, शायद तुम्हारा बुरा वक्त जल्दी आएगा। ओके माय डार्लिंग, मैं चलती हूँ। और ये बोल करके वो उस रूम से बाहर निकल जाती है और खुश होते हुए कहती है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अब क्या करोगी और क्या होगा तुम्हारा। वही श्रीजल जो सुहाना की बात पर पहले तो कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में भी अभी बात ठहरने लगी थी और उसका दिमाग जो इसी बात पर आकर अटक जाता है। श्रीजल जो झटके से अपने लहंगे को उठाकर खड़ी होती है और शीशे के सामने आ जाती है और खुद को देखते हुए कहती है, हाँ, मैंने इससे पहले ये कभी सोचा क्यों नहीं कि मैं ये भी तो कर सकती थी ना। अपनी ज़िंदगी को इतना बुरा बनता देखते हुए मेरे दिमाग में ये ख्याल पहले ही आ जाना चाहिए था। क्या इससे पहले मैंने कम सहा है, लेकिन अब इसके बाद मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस जन्म में इससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं झेलना चाहती मैं। और अगर शादी हो गई तो जैसा कि उसने कहा मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छे से जानती हूँ, ऑफिस की हर लड़कियाँ उन्हें जानती हैं। वो किस तरह के आदमी है मुझे अच्छे से पता है। उस आदमी के साथ ज़िंदगी बिताना सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा ही करती हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी से अपने बाथरूम की तरफ जाती है और वहाँ की खिड़की से नीचे झांकने लगती है। पहले तो उसका मन करता है कि वो वहीं पर रखे फिनाइल को पी ले, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो गलती से भी बच गई तो वो बहुत बुरा फंसेगी। श्रीजल जो नीचे की तरफ देखती है और फिर हिम्मत करते हुए खुद से कहती है, मुझे यह करना ही होगा। किसी भी हालत में अगर मैं इस वक्त नहीं बची तो पूरी ज़िंदगी इन लोगों के हाथे पिसती रह जाऊंगी। शायद आज ही मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और शायद आज के बाद मैं इस घटिया ज़िंदगी से मुक्त हो जाऊंगी। और ये सोच कर ही वो नीचे की तरफ ज़ोर से छलांग लगा देती है। वैसे तो वो घर में भी ये काम कर सकती थी, मगर उसे पता था कि अगर वो गलती से भी बच गई तो बहुत बुरे फंसेगी। वो छुपते छुपाते जैसे तैसे करके पीछे के रोड से भागना शुरू करती है। वो खुद से ही कहती है, दूर पर रेलवे स्टेशन है और रात में वहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स भी आती हैं। और फिर वो भगवान का नाम लेते हुए कहती है, हे कान्हा, मदद करिएगा प्लीज़। आज मेरी ज़िंदगी आपके हाथ में है और अब मैं इसे आपके हाथों सौंप देना चाहती हूँ। अब मैं और ज़्यादा इस तकलीफ़ को और इस ज़िंदगी को नहीं जी सकती। और वो लगभग दौड़ते हुए रास्ते पर भागे जा रही थी। वैसे तो रेलवे स्टेशन इतना भी पास नहीं था, वो लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। पूरा रोड जो कि अब सुनसान हो चुका था। वो लोग शहर से थोड़ा दूर रहा करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी और रात तक वहाँ पर सारी गाड़ियाँ आना जाना बंद कर देती थीं। वो लगातार आगे की तरफ भागे जा रही थी और रह रह करके वो पीछे की तरफ भी मुड़ कर देख रही थी कि कहीं कोई उसे फॉलो तो नहीं कर रहा है। वो फिर से पीछे की तरफ मुड़कर देखती ही है कि तभी अचानक से जैसे ही वो सामने देखती है, उसके सामने कुछ गाड़ियों की लाइट्स पड़ने लगती हैं और उसकी आंखें पूरी तरह से चौंधी आ जाती हैं। वो फिर भी रुकती नहीं, वो आगे की तरफ लगातार दौड़ी जा रही थी। उसे लगता है कि वो साइड से आराम से और गाड़ियां तो बीच रोड पर चलेंगी। जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, गाड़ी की लाइट्स और ज्यादा उसकी आंखों पर पड़ती जा रही थी और एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और वो तुरंत ही रोड पर खड़े होकर के रुक जाती है। वहीं कुछ गाड़ियां जो कि ठीक उसके सामने आकर रुक गई थी। श्रीजल को समझ नहीं आता कि आखिर ये सारी गाड़ियां उसके सामने क्यों आकर रुकी हैं। वो जल्दी से अपनी आंख खोल करके देखती है तो उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। वो श्रीजल को इस तरह दुल्हन के लिबास में देखकर कहता है, आप ठीक तो हैं? क्या हो गया आपको? श्रीजल जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो जल्दी से उस आदमी के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहती है, मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती करा रहे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो आदमी उससे पूछता है, आपका नाम क्या है? अंधेरे की वजह से उसकी शक्ल अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। श्रीजल जो रोते हुए कांपते हुए आवाज में कहती है, श्रीजल नाम है मेरा। जैसे ही उसकी आवाज उस सामने खड़े आदमी पर पड़ती है, वो एकदम से श्रीजल से दूर होते हुए पीछे हट जाता है। अचानक से श्रीजल से दूर जाने की वजह से उसको हल्का सा धक्का भी लगता है
और उसके कदम जो कि लड़खड़ा जाते हैं। वो बड़ी बड़ी आंखें करके अपने सामने खड़े शख्स को देखते हुए कहती है, क्या क्या हुआ? क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? कि तभी उसी गाड़ी के पैसेंजर साइड का दरवाजा खुलता है और एक लंबा चौड़ा आदमी जो कि बाहर निकल कर आता है और अपनी डीप वॉइस में श्रीजल को देख कर कहता है, आइए हम करते हैं आपकी मदद। किसी पराये इंसान से मदद क्यों मांग रहे हैं आप, जब मैं खुद आपके सामने हूं तो। अंधेरे और चांदनी रात की वजह से सिर्फ उसका शैडो ही उसे नजर आ रहा था। श्रीजल जैसे ही उस तरफ अपना चेहरा घुमाकर देखती है, उसे इतना तो समझ आ गया था कि उसने ये पर्सनालिटी पहले भी देखी है। उसकी आवाज भी श्रीजल को जानी पहचानी लगती है। श्रीजल जो 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? वहीं इतनी सारी गाड़ियां पीछे की तरफ लाइन लगाकर खड़ी हो गई थी और श्रीजल ने ये तो नोटिस ही नहीं किया था। लेकिन अब जाकर के श्रीजल का दिमाग काम करता है और वो एकदम से गहरी सांस भरते हुए कहती है, आप यहाँ? जैसे ही श्रीजल ने इतना बोला था, वो आदमी जो कि श्रीजल की तरफ आते हुए कहता है, क्या हुआ? आप तो घबराने लगी। अभी आप थोड़ी देर पहले तो मुझसे मदद मांग रही थी। श्रीजल जो जल्दी जल्दी अपना सिर नाम मिलाते हुए पीछे की तरफ जाने लगती है। वही वो आदमी जो उससे कहता है, रुक जाओ, पीछे खाई है, गिर जाओगी तो बचोगी नहीं। लेकिन श्रीजल उसकी बात नहीं सुनती। वो लगातार पीछे की तरफ अपने कदम को बढ़ाए जा रही थी और उसकी नजर अपने सामने आ रहे शख्स के ऊपर थी। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, प्लीज 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 बचा लीजिए मुझे, प्लीज प्लीज ये मेरा सपना हो। और जैसे ही वो ये बोलते बोलते अपने कदम को एक बार और पीछे की तरफ रखती है, वो पीछे की तरफ एकदम से उछक जाती है। लेकिन शायद भगवान ने इतनी जल्दी उसकी जिंदगी को खत्म करने का निर्णय नहीं लिया था और उस आदमी का हाथ तुरंत ही उसके कलाई पर पड़ता है और उसकी कलाई को जोर से अपने हाथ में थाम लेते हैं और उससे कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था पीछे की तरफ खाई है, गिरोगी तो बचोगी नहीं। और ये बोल करके वो झटके से उसे अपनी तरफ खींच देते हैं और उसे रोड के सामने लाते हुए कहते हैं, बताइए आपको कैसी मदद चाहिए मुझसे? श्रीजल जो कहती है, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे पता चल चुका है कि आप कौन है। श्रीजल की आवाज में अब हल्का फुल्का गुस्सा भी नजर आने लगा था। वही वो आदमी जो अपनी भौवें चढ़ाकर उसे देखकर कहता है, अच्छा तो आपको पता चल गया फाइनली कि मैं कौन हूँ। कल तो ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही थी। शायद कल तुम मेरी ताकत को अच्छी तरह समझ नहीं पाई थी, या शायद कल तक तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। आज तुम्हें मेरी ताकत का एहसास हो गया होगा, क्यों, है ना? श्रीजल जो अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ पता चल गया, आपकी ताकत और आपके पैसों की ताकत, लेकिन फिलहाल भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। वहीं घर में सारे लोग जो लगातार परेशान हुए जा रहे थे, राघव जी भी पिंटू को बुला कर कहते हैं, क्या हुआ, देख कर आए तुम? पिंटू जो कहता है, पता नहीं, लेकिन साहब बारात की तो कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा, मैं बहुत दूर दूर तक रोड पर देख आया हूँ। वंदना जी जो एकदम से घबराते हुए कहती हैं, हाय मेरा पैसे बर्बाद हो गए। वहीं राघव जी जो वंदना जी के बगल में बैठते हुए कहते हैं, सच में आप इतनी स्वार्थी हैं कि अभी भी आपको सिर्फ पैसे नजर आ रहे हैं, आपको अपने बच्चे की जिंदगी नजर नहीं आ रही। वंदना जी जो कहती हैं, कौन सी बच्ची? जिस बच्ची के लिए मुझे पैसे चाहिए उसी बच्चे के बारे में सोचकर मुझे रोना आ रहा है। और हाँ, वो मेरी बच्ची नहीं है, वो किसी और की बच्ची है जिसे हम सिर्फ ले करके ढो रहे हैं। राघव जी जो वंदना जी की बात सुनकर कहते हैं, बहुत छोटी सोच है आपकी। वहीं वंदना जी जो कहती हैं, आपकी बहुत बड़ी सोच है ना, तो कल क्यों मान गए थे उस रिश्ते के लिए? क्या आपको नहीं पता है कि वो आदमी कैसा है? क्या आपको नहीं पता कि आपकी श्रीजल वहां पर जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहने वाली है? फिर आपने क्यों नहीं मना किया? तब आपको रहम नहीं आ रही थी श्रीजल पर, या आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपकी बच्ची के साथ कितना बुरा हो सकता है उस घर में? राघव जी जो वंदना जी को देखकर कहते हैं, और उस घर में, और जिस घर में वो इस वक्त रह रही है, यहाँ पर कौन सा उसे सुख मिल रहा है? उसे दिन भर सिर्फ आपके ताने, आपके डांट और आपके मार ही तो सहने पड़ते हैं। जब मन चाहे अपना गुस्सा उस पर जाकर निकाल देती हैं आप। नौकरानी से भी बदतर तरीके से आप उसे ट्रीट करती हैं। आपको लगता है कि मैं उसे यहाँ पर रहने दूंगा?
ये तो अच्छा ही है कि उसकी शादी के लिए खुद रिश्ता चल कर आ गया, वरना मैंने तो खुद डिसाइड कर लिया था कि जल्द से जल्द उसकी शादी करा के उसे किसी और के घर पर भेज दूंगा, क्योंकि चाहे कोई इंसान कितना भी बुरा हो मगर आपकी तरह उसे कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता। वहीं पीछे से सुहाना जाते हुए कहती है, अरे कब तक और ऐसे हैवी गाउन पहनकर रहना पड़ेगा मुझे, कोई बताएगा? वंदना जीजू सुहाना की तरफ देखकर कहती हैं, देखो ना अपने डैड को किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। क्या अपने घर के बारे में सोचना एक औरत का फर्ज नहीं होता? क्या मैंने अगर अपने घर के बारे में थोड़ा सोच लिया तो मैं स्वार्थी हो गई? राघव जीजू कहते हैं, ये मगरमच्छ के आंसू आप मत बहाइए मेरे सामने। आप एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करके अगर इस घर के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये घर किसी दिन मरघट बन जाएगा और आप सिर्फ देखती रह जाएंगी। वंदना जी उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, भगवान के लिए इस तरह की बातें तो मत करिए। आपकी अपनी जवान बेटी है, उसकी जिंदगी के बारे में सोचिए। राघव जी जो कहते हैं, जिस तरह से आपकी सोच है ना, आपकी बेटी की जिंदगी मुझे पूरे अंधकार में नजर आ रही है। वंदना जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो राघव जी से कहती है, ठीक है फिर आप बुलाइए बारात को और करवाइए अपनी सेजल की शादी। वहीं सुहाना जो कहती है, ओह कम ऑन मॉम डैड, आप लोग लड़ना बंद करोगे, मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ खाना खाने। वंदना जी जिसके हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ चुके थे, उन्हें इतना ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी कि उन्होंने झूठ में इतने पैसे लगा दिए। और वैसे भी वो तो सिर्फ यहाँ की सजावट इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें लगा था कि ये सिर्फ उनकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जिसका प्रॉफिट उन्हें बहुत ज़्यादा मिलने वाला है रिटर्न में। लेकिन अगर ये शादी कैंसिल हो जाती तो बस वो 10% में ही उन्हें खुश रहना पड़ता और बाकी के पैसे उनके हाथ में नहीं आ पाते और उनका सपना फिर से सपना ही रह जाता। वहीं दूसरी तरफ श्रीजल जो लगातार उस आदमी से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वहीं वो आदमी जो कि खींचकर श्रीजल को गाड़ी में बैठाते हुए कहता है, वैसे अभी तक सुना था कि बारात खुद जाती है लड़की को लेकर आती है, लेकिन यहाँ तो दुल्हन खुद ही डेस्परेट होकर आ गई है दूल्हे के पास। वैसे इतनी डेस्परेशन ठीक नहीं है, मैं आ रहा था ना तुम्हें लेने, क्यों भागे भागे चली आई फिर तुम? श्रीजल जो कहती है, मैं आपके पास नहीं आ रही थी, मुझे कहीं और जाना था। वो आदमी जो श्रीजल की तरफ देखते हुए कहता है, अहान खुराना से बचने के लिए कौन सी जगह भागने की कोशिश कर रही थी? तुम्हें लगता है कि मुझसे कोई बचा पाएगा तुम्हें? श्रीजल जो कहती है, हाँ मुझे लगता है कि मुझे कोई बचा सकता है। आपको क्या लगता है कि दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर इंसान सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं हो सकता? तो आपको याद दिला दूं मैं कि जिसने आपको पैदा किया है, जिसने हमें बनाया, जिसने पूरा दुनिया बनाया है, उसके सामने सबकी ताकत फीकी पड़ जाती है। उन्हीं के पास जा रही थी बचने के लिए आपसे। आहान जो कहते हैं, ड्रामा बंद करो तुम। वो उसकी बात सुनकर फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, गाड़ी जल्दी चलाओ, इसके फालतू ड्रामा में और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम लड़की चुपचाप से बैठी रहो, तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही है इस वक्त। श्रीजल जो जल्दी जल्दी अपने हाथ को उस आदमी से छुड़ाते हुए कहती है, आप अगर मुझे ले जा रहे हैं तो ले जाइए, लेकिन वादा करिए कि बुआ जी से कुछ नहीं बताएंगे, वो बहुत मारेंगी मुझे अगर उन्हें पता चला कि मैं आज के दिन भागने की कोशिश कर रही थी तो। श्रीजल की बात सुनकर उसके बगल में बैठा आदमी जो कहता है, मेरे साथ में होने के बावजूद भी तुम किसी और से डर रही हो? सामने तुम्हारे शैतान का देवता बैठा हुआ है और तुम्हें डर है कि कोई चींटी तुम्हें काट ना ले। तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ लड़की वैसे मैंने आज तक नहीं देखी है। श्रीजल जो कहती है, आप मेरी बुआ जी को नहीं जानते, बहुत बुरी तरह से मारती हैं। आहान जो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उनसे भी बुरा बन करके दिखाऊंगा तुम्हें। श्रीजल जैसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक तो इसकी शादी भी हो रही है, ऊपर से वो अपने काम में कामयाब भी नहीं हो पाई और फिर उसकी बुआ जी को भी सब कुछ पता चल जाएगा। और इन सब में से सबसे ज़्यादा डर उसे सिर्फ इसी बात का था कि जब उसकी बुआ जी को ये सब पता चलेगा तो वो उसके साथ क्या करेंगी। थोड़ी ही देर में आहान खुराना के सारे गाड़ियों का काफिला जो कि श्रीजल के घर के सामने आकर रुकता है। श्रीजल जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं पीछे के डोर से चली जाती हूँ, बुआ जी किसी भी हालत में मुझे ना देख पाए। वही आहान जो कहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ रहेंगे, और हाँ इस बार अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा मैं, बात समझ आई? श्रीजल जो जल्दी से बाहर निकलते हुए उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं आहान को इस बात से थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वहीं उनके असिस्टेंट यशवीर
जो कि तुरंत ही उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं और आहान जो कि बाहर उतर जाते हैं। सारे बॉडीगार्ड्स उनके पीछे पीछे। वही आहान के सारे बॉडीगार्ड्स तुरंत ही उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं। यशवीर और आहान जो कि अब अंदर आने लगे थे और जैसे ही वो अंदर आते हैं सारे लोग एकदम से अपनी नज़र को उसी तरफ गड़ा देते हैं। तभी वंदना जी की नज़र सामने खड़े आहान खुराना पर जाती है। वो एकदम से सारे लोगों को चिल्लाते हुए इन्फॉर्म करती हैं, अरे बारात आ गई, बारात आ गई राघव जी। राघव जी जो कहते हैं, दिख रहा है मुझे, वैसे ये बारात है, इसे बारात कहती हैं आप? इन्हें ये भी नहीं पता कि बारात में बैंड बाजा भी बजता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। वहीं वंदना जी जो कहती हैं, अरे आजकल मॉडर्न क्लास की बारात लोग ऐसे ही आते हैं, और आप ये सब छोड़िए, जाकर के सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए और गेस्ट वगैरह को भी बोल दीजिए। सारे लोग पूछ पूछ करके ताने मारे जा रहे थे मुझे। वहीं वो तुरंत ही अपने हाथ में थाल लेते हुए बाहर की तरफ आ जाती हैं और तुरंत ही सारी शहनाइयाँ वगैरह बजना शुरू हो जाती हैं। वहीं आहान जो इस वक्त एंट्री गेट के सामने आ चुके थे, वहीं सारे बॉडीगार्ड्स भी उनके आसपास ही खड़े थे। वंदना जी इतने सारे बॉडीगार्ड्स को काले कपड़े में देखकर थोड़ा घबरा जाती हैं। सबके हाथों में बड़ी बड़ी राइफल्स भी थी। वहीं सुहाना को भी अब यह खबर मिल चुकी थी कि आहान खुराना आ चुके हैं। वो तुरंत ही अपने मेकअप वगैरह को ठीक करते हुए अपने गाउन को संभालते हुए नीचे की तरफ आ जाती है। सारे गेस्ट इस बात को लेकर काफी ज्यादा गॉसिपिंग कर रहे थे कि भला ऐसे भी कोई बारात आती है, और सारे लोग आहान खुराना को देखकर कहते हैं, हमेशा की तरह आज भी इन्होंने ब्लैक ही पहन रखा है, शादी के दिन तो कुछ अलग पहन सकते थे ना। वहीं कुछ लड़कियां जो आहान को देखकर कहती हैं, मानना पड़ेगा कितने ज्यादा सेडक्टिव इंसान है ये, उफ, काश काश ऐसा कोई शख्स हमें भी मिल पाता। वहीं आहान जो चारों तरफ देखकर अपनी भावें को सिकोड़ लेते हैं। वंदना जी जैसे आहान की तरफ अपनी नजर को करती हैं, वो समझ जाते हैं कि ये सारी चीजें उन्हें बहुत ही ज्यादा अनोइंग लग रही हैं। आहान जो तुरंत ही यशवीर से कहते हैं, बंद कराओ इसे, बहुत ही इरिटेटिंग वॉइस है। यशवीर तुरंत ही सारे शहनाइयों वालों को चुप करा देता है। वंदना जी तुरंत ही उन्हें अंदर बुलाते हुए कहती हैं, आइए। सुहाना और साथ में कुछ लड़कियां जो आकर के आहान के गले में माला डालते हुए उनको वेलकम करने लगती हैं। सुहाना को सिर्फ इस बात की चाहत थी कि एक बार, कम से कम एक बार तो आहान खुराना की तरफ देख लें, मगर नहीं, आहान की जिद तो सिर्फ यही थी कि वो यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की को नोटिस करने वाले हैं, और वो थी श्रेजल। अभी तक श्रेजल का चेहरा उन्होंने ठीक तरीके से देखा नहीं था, क्योंकि रोड पर पूरी तरह से अंधेरा था। सारे पंडित जी तुरंत ही चैतन्य होकर आराम से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वो बस आराम से बैठे हुए थे, लेकिन उनके दिल के हाल सिर्फ वही पंडित लोग जानते थे। सबको वहां पर मौजूद हर एक इंसान को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर कोई भी गलती हो गई तो फिर वो आहान खुराना के गुस्से का शिकार बन सकता है। पंडित जी जो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, वहीं वो तुरंत ही बीच में पंडित जी को रोकते हुए कहते हैं, और कितने देर तक चलेगा ये सब कुछ? जल्दी से लड़की को बुलाने का प्रोसेस शुरू करो, और लड़की को बुलाओ और मुझे शादी करके यहाँ से जल्दी निकलना भी है। वो पंडित जी जो कहते हैं, जी जी, और वो पंडित जी आगे के मंत्र पढ़ते हुए कहते हैं, कन्या को बुलाइए। वहीं श्रेजल जो लगातार कोशिश कर रही थी कि वो अपने रूम में किसी भी हालत में पहुंच जाए, लेकिन वो नीचे तो कूद गई थी। अब ऊपर जाने का उसे कोई रास्ता नहीं नजर आता। उसका रूम जो कि दूसरे फ्लोर पर था। वो इधर उधर सीढ़ियों को भी ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसे कोई सीढ़ियां भी नजर नहीं आ रही थी। वो बार बार चढ़ने की भी कोशिश कर रही थी, मगर बार बार उसका पैर स्लिप हो जा रहा था। वहीं सुहाना तुरंत ही पंडित जी की बात सुन करके रूम की तरफ चली जाती है। एक दो लड़कियां और भी उसके साथ ही रूम के अंदर आई थी, जो कि सुहाना और कुछ श्रेजल की दोस्त थी। जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलती हैं, वहां पर श्रेजल कहीं पर भी मौजूद नहीं थी, जिसे देखकर सुहाना तुरंत ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है, मगर बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। सुहाना जो लगातार दरवाजे को पीटते हुए कहती है, श्रेजल, ओ लड़की बाहर निकलो, तुम्हारी बारात आ गई है, और जल्दी से शादी करके यहाँ से दफा हो। वही उनके सारे फ्रेंड्स जो सुहाना की बात पर हंसने लगते हैं। कोई भी श्रेजल का असली दोस्त नहीं था, सिर्फ वो सब मिल करके उसे टॉर्चर और बुली ही किया करते थे। कई बार दरवाजा पीटने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो सुहाना परेशान होते हुए कहती है, कितनी अनोइंग है ये लड़की,
पता नहीं क्या कर रही है अंदर। और ये बोल करके वो बार बार दरवाजे को खोलना शुरू कर देती है। लेकिन तभी सुहाना के दिमाग में कुछ आता है और वो खुद से ही कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मेरी बात को सीरियस ले लिया। OMG, इस स्टूपिड लड़की तो मरवाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से पैसे निकल जाए। और वो जल्दी से आकर अपनी मॉम को इस सारी बात को इत्तला कर देती है। वंदना जी जो घबरा कर उसे देखते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम, और धीरे बोलो, इस तरह की बातें तेज चिल्ला करके नहीं बोली जाती हैं पागल। सुहाना जो कहती है, अरे अब भाग गई तो मैं क्या करूं? या तो वो भाग गई है या तो अंदर उसने कुछ पी भी लिया है, पता नहीं अब क्या होगा। वंदना जी जो कहती हैं, किसी भी हालत में इस बारे में खुराना साहब को पता नहीं लगना चाहिए, वरना वो तो हमारी जान ही ले लेंगे। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे डैड को बताती हूँ, शायद वो दरवाज़ा तोड़ करके कुछ पता लगवा सके। और हाँ, एक काम करो, जरा पिंटू को भी बुला दो तो। सुहाना जो ऐसा ही करती है, वो अपने डैड और पिंटू को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है। दोनों लोग जो आकर के कमरे में चले जाते हैं। वहीं पंडित जी जो एक बार आहान की नजरों की तरफ देखते हैं और घबराते हुए कहते हैं, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, जल्दी से कन्या को बुलाइए। वंदना जी जो मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ हाँ आ रही है। वहीं आहान जो गुस्से में कहते हैं, क्या खुद आएगी वो, आप नहीं जाएंगे उसे लेने के लिए? आहान की इतनी डीप और स्ट्रिक्ट वॉइस सुन करके आए हुए सारे लोग एकदम से सहम जाते हैं। वहीं वंदना जी भी तुरंत ही अपनी साड़ी को ठीक करते हुए खड़ी होती हैं और कहती हैं, हाँ मैं देख कर आती हूँ। और ये बोल करके वो घबराते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती हैं और वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, अगर आज ये लड़की उन्हें जिंदा नहीं मिली तो फिर आज तो यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी। मैंने कितना बड़ा रिस्क ले लिया पैसों के चक्कर में, और ये लड़की। और ये बोल करके वो पूरे गुस्से में दरवाज़ा खोलती हैं और जल्दी से कहती हैं, कहाँ गई वो लड़की? अरे वो हमें मरवाने के पीछे पड़ी हुई है, जब से आई हमारी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया उसने। अब श्रेजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ऊपर पहुंचे, लेकिन तभी पिंटू और राघव जी मिल करके बाथरूम का दरवाज़ा खोल देते हैं। और जैसे ही वो चारों तरफ देखते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर श्रेजल तो कहीं पर नहीं है। श्रेजल की एक दोस्त जो कि खिड़की की तरफ झांकती है तो वो देखती है कि श्रेजल तो नीचे खड़ी है। वो तुरंत ही वंदना जी, सुहाना और राघव जी को बताते हुए कहती है, अरे श्रेजल तो नीचे है, पता नहीं कैसे, लेकिन वो ऊपर आने की कोशिश भी कर रही है पर ऊपर आ नहीं पा रही बेचारी। सुहाना भी जैसे खिड़की की तरफ देखती है वो कहती है, अच्छा तो मैडम जी यहाँ से कूद करके या तो अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी या फिर शायद भागने की। वंदना जी जो कहती हैं, जरूर ये तुम्हारा ही दिया हुआ दिमाग होगा, बदतमीज लड़की, हमारी यहाँ जान अटक गई थी, अब कैसे उसे लेकर आए, बाहर से तो नहीं ले आ सकते ना। सुहाना और उसके फ्रेंड्स जो कहती हैं, कोई बात नहीं आंटी, हम बाहर से लेते आते हैं। सुहाना भी अपनी मॉम को समझाते हुए कहती है, हाँ वैसे भी मिस्टर खुराना को थोड़ी नहीं पता है कि हम उसे बाहर से लाने वाले हैं या अंदर से, हम जहाँ मन चाहे वहाँ से ला सकते हैं, हमारा घर है। आप परेशान मत होइए, मैं बाहर जा रही हूँ और आप मंडप के पास जाकर के बैठ जाइए ताकि उन्हें शक ना हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं आहान जो थोड़ा डेस्परेट होते हुए खुद से कहते हैं, कहाँ हो तुम, क्या अब तक अपने रूम में नहीं पहुंची या फिर से भागने की कोशिश कर रही हो? एक बात याद रखना, मैं बेसब्र हो रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। इतने दिनों से तुम पर नजर थी मेरी, आज फाइनली तुम्हें बीवी बनते हुए देखूंगा। वैसे बीवी बोलना ठीक नहीं है, तुम्हें अपना खिलौना बनते हुए देखूंगा। कि तभी अचानक से गाना बजना शुरू हो जाता है और दुल्हन की एंट्री होने लगती है। सारे लोग हूट करने लगते हैं। एंट्री पीछे से हो रही थी, जिसकी वजह से आहान भी अपनी जगह से मुड़कर पीछे की तरफ देखने लगते हैं। श्रेजल को उसकी दोस्त और सुहाना मिलकर के मंडप की तरफ ला रही थी और वो उसे आहान के बगल में ले आकर बैठा देती हैं। आहान की तो नज़र अब एक पल के लिए भी सामने टिक नहीं पा रही थी। वो जैसे ही अपने चेहरे को सामने की तरफ करते, उनका चेहरा खुद ही मुड़ करके श्रेजल को देखने लगता। श्रेजल आज बेहद खूबसूरत लग रही थी, इतना कि कोई भी शब्द उसे और उसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए काफ़ी नहीं थे। आहान जो उसकी तरफ थोड़ा खिसकते हुए कहते हैं, कहाँ इतना दूर जा करके बैठी हो, अब तो हमें पूरी जिंदगी साथ रहना है ना? श्रेजल जो धीरे से कहती है, हाँ। वहीं आहान जो कहते हैं, अरे सॉरी, मिस्टेक से बोल दिया, पूरी जिंदगी नहीं, जितने दिन तक मेरा मन नहीं भर जाता सिर्फ उतने दिन तक साथ रहोगी तुम मेरे, उसके बाद तुम कहाँ मैं कहाँ।
जैसे ही शेजल ये सुनती है वो एक बार उनके चेहरे की तरफ देखती है और फिर सामने देखने लगती है। पंडित जी को भी कोई रिस्क नहीं लेना था, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी सारे रस्मों को कंप्लीट करा देते हैं। और अहान को भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, जिसकी वजह से वो भी उसको जल्दी से मंगलसूत्र पहनाते हैं और उसके मांग में सिंदूर लगा देते हैं। जल्दी जल्दी वो 7 फेरे लेते हैं और बस शादी कंप्लीट हो जाती है। लगभग 2 से 2.5 घंटे में ही शादी के पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके थे। सारे आए हुए गेस्ट जो कहते हैं काफ़ी जल्दी शादी हो गई वैसे, नहीं? वहीं दूसरी औरत जो कहती है हाँ भाई, अब अहान खुराना जैसे लोगों के पास कहाँ ज़्यादा वक्त होता है, शादी के लिए भी इतना टाइम क्यों ही देंगे वो। वंदना जी जो भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं भगवान आपने बाल बाल बचा लिया, हमें तो लगा था कहीं ये लड़की भागकर हमारी जिंदगी आज खत्म ही ना करवा दे। पंडित जी जो वर और वधू को बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। अहान जो तुरंत ही राघव जी के सामने जाते हैं। राघव जी को लगा था कि शायद अहान अब जाकर के उनके पैर तो छुएंगे, लेकिन अहान जो कि उनको गले लगाते हुए कहते हैं अब आप भूल जाइए कि वो आपकी फैमिली मेंबर थी कभी। और ये बोल करके उनसे अलग हो जाते हैं। और वहीं वंदना जी को वो घूर कर देखते हैं। वंदना जी जो अपने दोनों हाथ को उठाकर उन्हें आशीर्वाद देने वाली होती हैं। अहान जो उन्हें घूर कर देखते हुए कहते हैं मेरे बदले का भी आशीर्वाद आप इस लड़की को दे दीजिए, क्योंकि इसे आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आशीर्वाद दीजिए इसे कि इसके अंदर बहुत सारी सहन शक्तियाँ है, क्योंकि अब इसे ज़िंदगी में सिर्फ सहना ही तो है। वंदना जी और उनके पीछे खड़ी सुहाना जो मुस्कुरा देती है इस बात पर। वहीं अहान जो कि तुरंत ही अपनी नज़र को फिर से शेजल की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। सुहाना जो एक बार बस अहान के अटेंशन के लिए मरी जा रही थी, मगर अहान एक पल के लिए भी उसे नहीं देखते। अहान जो शेजल का कलाई पकड़ते हुए कहते हैं चलो मैं बहुत बेसब्र हो रहा हूँ तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए। वंदना जी तुरंत ही अहान के सामने आते हुए कहती हैं पर बिना खाना खाए कैसे जा सकते हैं आप लोग, आपकी वजह से हमने आपकी सारी फेवरेट डिश बनाई है। अहान जो शेजल की तरफ देख कर कहते हैं आज रात का डिनर तो मेरा पहले से ही प्रिपेयर्ड है और मुझे अपनी भूख को आज किसी और चीज़ को खा करके मिटानी है, तो आप अपना डिनर अपने पास रखें। और जहाँ तक बात रही आपकी आंखों में आपके पैसों की लालच साफ नज़र आ रही है यशवीर। और ये बोल करके वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दो। और फिर वो जाने वाले होते हैं कि फिर से वो वंदना जी के सामने आकर कहते हैं और हाँ इनको 10% एक्स्ट्रा दे देना। मेरी तरफ से एक छोटा सा टिप समझ लीजिएगा, क्योंकि आपकी दी हुई ये लड़की मुझे बेहद पसंद आई और आज मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा खुश है। और ये बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। वंदना जी को तो अपनी जगह पर ही डांस करने का मन करा था, वो इतना ज़्यादा खुश हो चुकी थी। लेकिन वहीं किसी की ज़िंदगी में अब बर्बादी की असली शुरुआत हुई थी। आइए जानते हैं आखिर क्या होगा अब शेजल के साथ आगे, और क्या सच में अहान सिर्फ उसे अपने टॉय की तरह यूज़ करेंगे या नहीं। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल टू माई डबल बॉस, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।